नमस्कार। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने आधारभूत व्यवसाय और व्यवसायों की श्रेणी के अंतर्गत फिशिंग को स्टार्ट किया था। वहाँ तक की स्लाइड्स को चला देता हूँ कि हमने आधारभूत व्यवसाय किसे कहते हैं के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के जो व्यवसाय है विश्व स्तर पर पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के बाद हमने मत्स्य उद्योग को स्टार्ट किया था और मत्स्य उद्योग के लिए कौन-कौन सी अनुकूल दशाएँ पाई जाती हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से जाना। आज हम बढ़ते हैं कि विश्व के जो ये विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें पाए जाने वाले विभिन्न जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हमने कहा था कि ज़्यादातर जो क्षेत्र है फिशिंग का वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर हमने 30 डिग्री नॉर्थ की एक लाइन खींच देता हूँ मैं। 30 डिग्री नॉर्थ से लगाकर हमने 30 डिग्री ये जो नॉर्थ की लाइन हो गई। 30 डिग्री नॉर्थ के बाद हम एक लाइन और खींच देते हैं नीचे की तरफ 30 डिग्री साउथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अधिकांश यहाँ पर अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो अधिकांश जो क्षेत्र है वो आपको फिशिंग के ये जो क्षेत्र है ये पूरे फिशिंग के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यानी यूरोप का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर आपको काफ़ी बड़े स्तर पर एक फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होते हुए देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी तट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो ये पश्चिमी तट है, इसी प्रकार से मध्य एशिया का जो जापान से लगा हुआ जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आपको फिशिंग इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आप दक्षिण या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएँ, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको यहाँ पर ये जो कोस्ट है, आपके दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी का तट और इसी प्रकार से जो अफ्रीकन जो तट है वहाँ पर आपको फिशिंग इंडस्ट्री, इसी प्रकार से आप ऑस्ट्रेलियन के जो रीजन है वहाँ पर ये आपको फिशिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने जिक्र किया था, देखिएगा यूरोप जो है काफ़ी बड़े एक जनसमूह के रूप में जाना जाता है, काफ़ी बढ़िया। तो यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप, दूसरी जो फिशिंग इंडस्ट्री जो डेवलप हुई है वो यहाँ पर हुई है। देखिएगा मुख्य रूप से अगर कहें तो ये 3 क्षेत्र हम यहाँ पर बना देते हैं, मुख्य 1, 2 एंड 3। ये काफ़ी बड़े-बड़े आपको फिशिंग इंडस्ट्री से डेवलप क्षेत्र देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप क्यों हुई, तो उसके पीछे कारण ये है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर आपको जनसंख्या का यानी आप यहाँ पर पाएँगे कि विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है यहाँ पर निवास करती है। इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कैनारी की जलधारा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गल्फ स्ट्रीम और यहाँ पर आपको लैब्राडोर, ये दोनों जो गर्म और ठंडी जलधारा है यहाँ का मिलन देखेगा। यहाँ पर क्यूरोशिवो की जो धारा है वो आपको यहाँ पर अपना रोल दिखाएगी। तो ये दूसरा है हमने कटे-फटे तट के बारे में बात की है, तो ये जो कोस्ट है वो काफ़ी कटे-फटे भी है। मेन जो चीज़ ये निकल के आती है कि यहाँ पर डिमांड काफ़ी अधिक है और मछलियों को अपना विकास करने की बेहतर सुविधा यहाँ पर मिलती है। यही कारण है कि वर्ल्ड के जो फिशिंग जोन्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे, तो प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात करें तो प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र की अगर बात करें तो पुर्तगाल से, पुर्तगाल आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाटर बॉडीज है और जो आपको व्हाइट कलर के अंतर्गत देखने को मिलती है ये आपका स्थलीय क्षेत्र है। ये जैसे कि यहाँ पर आपको इंग्लैंड नजर आ रहा है, तो इंग्लैंड के चारों तरफ देखिएगा इंग्लिश चैनल, यानी यहाँ से अगर पुर्तगाल से स्टार्ट करेंगे तो पुर्तगाल से लगाकर बैरेंटस सागर तक आपको ये पूरा पूरा क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रमुख जो बैंक, बैंक का अर्थ होता है ये वह क्षेत्र यानी फिशिंग जो जोन होते हैं उन्हें बैंक के नाम से जाना जाता है। तो डागर बैंक नाम का जो फिशिंग जोन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इस फिशिंग जोन यानी उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र यानी अटलांटिक जो भाग है, अटलांटिक का जो उत्तरी पूर्वी भाग, अटलांटिक का उत्तरी पूर्वी जो भाग है, जैसे कि अगर मैप के अंतर्गत देखेंगे तो अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर ये पूरा पूरा आपका अटलांटिक महासागर है और ये अटलांटिक महासागर का नॉर्थ हिस्सा, अब नॉर्थ हिस्सा में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये जो भाग है ये आपके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। अब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे कि ये जो क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ से लगाकर आप यहाँ पर देखेंगे ये पुर्तगाल, अब पुर्तगाल से लगाकर ये पूरा का पूरा जोन स्टार्ट होता है जो पूरा का पूरा यानी पुर्तगाल के तटों से लगाकर यहाँ पर आपको
बिस्के की खाड़ी या आपका सेल्टिक सागर, फिर आपके नॉर्थ सी, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो काफी कटा फटा क्षेत्र है तथा यहाँ पर मछलियों के विकास की और डिमांड दोनों ही ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर कौन कौन से है, तो यूनाइटेड किंगडम है, आइसलैंड है, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और पुर्तगाल, ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर शामिल। यानी इस क्षेत्र में जो फिशिंग जो है वो किसके लिए, इन देशों का अधिकार है और इन्हीं देशों के अंतर्गत इन फिशी जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी सप्लाई की जाती है। क्या कारण है कि यहाँ पर फिशिंग जोन काफी डेवलप हुआ, तो काफी बड़ा क्षेत्र है, देखिएगा यहाँ से लगाकर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है काफी बड़ा, नॉर्वे से लगाकर ऊपर आप चले जाए तो साइबेरिया जो तट है उस पर, या फिर आप नॉर्थ पोल जो है उसके आसपास के क्षेत्र में आपको नॉर्वेजियन जो क्षेत्र है वहां पर आपको ये पूरा का पूरा क्षेत्र देखने को मिलता है। काफी उतले स्वेलो जो है वहां पर आपको मग्न तट, मग्न तट का अर्थ होता है, मग्न तट का अर्थ होता है कि कंटिनेंटल शेल्फ जो पानी से ढके रहता है, तो काफी कम गहराई वाले यहाँ पर कोस्ट जो मग्न तट है ये आपका मग्न डलते तट कहलाता है। यानी आपको कंटिनेंटल शेल्फ आपको याद होगा थोड़ा, ये कंटिनेंटल शेल्फ है, उसके बाद ये कंटिनेंटल स्लोप है, उसके बाद आपको नितल तट जो है गहरा जो क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर काफी कम गहराई वाला जो क्षेत्र होता है वो यहाँ पर आपको मग्न तट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फूड के रूप में प्लवक यानी प्लैंक्टन्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। यानी जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सीधा सा सिस्टम रहता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है यानी जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे वहां पर आपको जू प्लैंक्टन्स मिलेंगे, और जहाँ पर जू प्लैंक्टन मिलेंगे वहां पर आपको फिशिंग या फिश जो मिलेगी, और फिश जहां पर है वहां पर आपको फिशिंग मैन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर एक चैन सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं डिमांड। तो जितने भी ये क्षेत्र है, जैसे कि यूके की बात करें या आइसलैंड की, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो है सारे सारे कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र है, ऐसे देश हैं जहां पर खाने में अनिवार्य रूप से फिश का यूज किया जाता है। यानी डिमांड यहाँ पर ज्यादा है और जहां पर डिमांड ज्यादा होती है वहां पर सप्लाई की जाती है। कुछ विशेष प्रकार की मछलियां यहाँ पर पकड़ी जाती है, जैसे कि जो नॉर्थ जो हिस्सा है वहां पर हैरिंग, कॉड, फ्लैट फिश, ये कुछ मछलियों के प्रकार है। और इसी प्रकार से जो दक्षिणी भाग है उसमें ट्यूना, मकरेल, सार्डाइन, ये सार्डाइन है, सार्डाइन, पिकार्ड, ये कुछ मछलियां यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे ये मछलियां किस प्रकार से कहलाती है और किस प्रकार से नाम इनके दिए गए। तो ये डागर बैंक की बात करें तो डागर बैंक के अंदर हमने कहा कि इसके अंदर न्यूयॉर्क आपका यूनाइटेड किंगडम है। अब यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद यहाँ पर देखिएगा डेनमार्क है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बेल्जियम है। बेल्जियम के अलावा यहाँ पर आप पाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर काफी, और उसके बीच का ये जो भाग है वहां पर आपके डागर बैंक है। तो इसी डागर बैंक में नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर आपको एक बड़ा फिशिंग जोन देखने को मिलता है। ये कुछ मछलियों के प्रकार है, जैसे सी बास इसे कहा जाता है, सालमन मछली, कॉड मछली, डोरेडो, ये ट्यूना मछली है, ये हैरिंग है, ये आपके फिशेल है, ये सोले है, ये आपके स्ट्रिगोन है। तो अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं जो यहाँ पर इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरा जो क्षेत्र है वह है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र। अब उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र का अर्थ था, देखिएगा हमने दो क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। तो मैप में एक बार देख लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को तो हमने कहा कि ये उत्तरी अटलांटिक का ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। अब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यानी अटलांटिक महासागर का ये जो भाग है वो तो यूरोप के साथ लगता है। अब अटलांटिक महासागर का कुछ जो हिस्सा है ये तो गया आपके यूरोप के साथ लगा हुआ, लेकिन एक हिस्सा जो है दूसरा जो है वो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के साथ लगता है, ये जो क्षेत्र है। तो ये पूरा का पूरा जो जोन है पूरा पूरा यहाँ पर आपको कई जोन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये न्यू फाउंडलैंड है, तो न्यू फाउंडलैंड के पास आप देखेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे कि यहाँ से आती है आपके लैब्राडोर और यहाँ से आती है गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों जहां पर मिलती है तो यहाँ पर घना कोहरा छा जाता है और न्यू फाउंडलैंड के पास आपको यहाँ पर एक बड़ा फिशिंग जोन देखने को मिलता है। तो ये जो फिशिंग जोन जो है काफी बेहतर तरीके से यहाँ से डेवलप देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जो
अमेरिका के जो पूर्वी भाग है वहां से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको इस प्रकार की फिशिंग जो इंडस्ट्री है डेवलप देखने को, यानी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको बैंक देखने को मिलते हैं। फिर बैंक के बाद की बात करें कि डेवलप क्यों हुआ, तो मैप में एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस स्लाइड पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर अमेरिका के बड़े बड़े से शहरों, शायद आपने नाम सुना हुआ, जैसे नोवा स्कोटिया है, यहाँ पर न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है, न्यू जर्सी है, वॉशिंगटन है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, ओयो, इंडियाना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ शिकागो वगैरह भी आपको थोड़े से जूम करेंगे तो देखने को मिलेंगे। तो ये काफी बड़े बड़े कह सकते हैं कि जो देश है जहाँ पर हाईली डिमांडेड रहता है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है ये महान झील क्षेत्र कहलाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा विकसित इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में जाना जाता है। 5 जिले हैं जिसे फिंगर लेक्स भी कहा जाता है। सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, मिशिगन के बाद ह्यूरन, इरी और ऑन्टेरियो, ये 5 जिलों का जो समूह है जिसे फिंगर लेक्स कहा जाता है, ये है यहाँ पर। तो काफी डेवलप्ड एरिया है और काफी डिमांड भी रहती है। यही कारण है कि यहाँ पर आपको फिशिंग जोन बढ़िया तरीके से डेवलप देखने को मिलता है। अब इस फिशिंग जोन की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर कुछ बैंक पाए जाते हैं। देखिएगा, अब उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर उत्तरी पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है काफी विस्तृत है और उथले मग्न तट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ बैंक है, जैसे कि नॉर्थ से हम साउथ की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ा है जो ग्रांट बैंक है, फिर सेंट पियरी बैंक है, बैंकवरो बैंक है, सेवल बैंक, मिडल बैंक, जॉर्ज बैंक जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि न्यू फाउंडलैंड को हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा, मैंने कहा था कि यहाँ से तो आती है आपके लेब्राडोर और यहाँ से आती है गल्फ स्ट्रीम और यहाँ दोनों मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बैंक तैयार होता है फिशिंग जोन, जो ग्रांड बैंक कहलाता है। अब नॉर्थ से ये पहला ग्रांड बैंक हो गया, फिर आपके सेकंड में सेंट पियरी बैंक है, बैकबरो है, फिर सेवल बैंक है, मिडल बैंक है, जॉर्ज बैंक है। तो जॉर्ज बैंक आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलता है। सबसे विस्तृत और सबसे प्रसिद्ध जो फिशिंग जोन है वो है आपका ग्रांड बैंक है, जो न्यू फाउंडलैंड के पास स्थित है। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की जो वार्म जो ओशियन करंट है यहाँ पर मिलती है। काफी ज्यादा प्लैंक्टन्स यहाँ पर लागती हैं, उसके पीछे पीछे जूग प्लैंक्टन और फाइटर प्लैंक्टन फिशिंग इंडस्ट्री के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पर डेवलप होती है। इस क्षेत्र की बात करें तो यूएसए तथा कनाडा यहाँ का सबसे प्रमुख आपके प्रोड्यूसर कंट्रीज के अंतर्गत माना जाता है। मछलियों की बात करें, कॉड, हैडक, हैरिंग, लॉबस्टर, ये कुछ मछलियों के जो प्रकार है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बैंक वाला रीजन है, ये आपको यहाँ पर फिशिंग जोन काफी ज्यादा डेवलप देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्षेत्र है, नेक्स्ट क्षेत्र की बात करें तो ये है आपका उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। देखिएगा, प्रशांत महासागर का ये वो हिस्सा है जो उत्तर पश्चिम में लगा। अब उत्तर पश्चिम में देखिएगा जापान से में लगा हुआ है, यानी जापान का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। मैं एक बार वापस मैप में आपको बताना चाहूंगा। मैप को थोड़ा सा छोटा करके हम देखते हैं कि जो जापान के पास में है, यानी पैसिफिक ओशन का ये वह भाग है जो जापान के साथ लगता है। अब जापान जो है, ये रहा जापान, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। थोड़ा सा हम इसको सीधा करके, ये पूरा का पूरा जोन है। देखिएगा, भारत और भारत के पास ये पूरा जो जोन है ये इस बेल्ट के अंतर्गत आता है। सखालिन द्वीप है और ये जो क्षेत्र है ये पूरा पूरा, यानी ये है आपका पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन के इस तरफ जो नॉर्थ वेस्ट का जो कोस्ट है वो इस क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। तो इसकी क्या विशेषता है, तो एशिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ताइवान से स्टार्ट होता है और कमचटका प्रायद्वीप, ताइवान यानी नीचे से ताइवान से देखिएगा ये ताइवान है, और जो ब्लैक ब्लैक देख रखा है ये जॉन है। तो ताइवान से स्टार्ट होता है, ताइवान से आपके ओसाका, याकोहामा, जापान, ये होक्काइडो, होन्शु, ये पूरे के पूरे जापान के क्षेत्र है, और सखालिन द्वीप। और ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका कमचटका प्रायद्वीप। तो यहाँ तक पूरा पूरा क्षेत्र है जिसके अंदर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जो है यहाँ पर मछलियां पकड़ते हैं। यहाँ का फेवरेबल कंडीशन क्यों है कि जापान के पास से उत्तर से आने वाली क्यूराइल की ठंडी धारा, यानी जापान के पास से यहाँ पर ऊपर से क्यूराइल की ठंडी जल धारा आती है और दक्षिण से ऊपर की तरफ जाती है क्यूरोस रिवर। तो ठंडी और गर्म जल धारा यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर कोहरा छाता है, प्लैंकटन
मौजूद होता है। यही कारण होता है कि यहाँ पर फिशिंग जोन डेवलप हुआ। मैकरल, ट्यूना, सार्डाइन ये कुछ मछलियां हैं जो हम यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर पाली जाती है या पकड़ी जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्षेत्र है वह है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर। अब उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर का ये जो क्षेत्र है ये लगता है आपके उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग से लगा हुआ जो क्षेत्र है, जो कैलिफोर्निया से लगाकर उत्तर में अलास्का, यानी कैलिफोर्निया, ये जो नीचे संकरा जो क्षेत्र लगा हुआ है ये कैलिफोर्निया है। अब कैलिफोर्निया से लगाकर ऊपर की तरफ अलास्का, अलास्का वाला जो क्षेत्र है, अलास्का वाला जो क्षेत्र है वहां तक ये पूरा का पूरा जोन छाया हुआ है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा ये प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रमुख मछलियों की बात करें, हॉलीवेट, सावन, ट्यूना, सार्डाइन ये कुछ विशेष प्रजातियों की मछलियां यहाँ पर पकड़ी जाती है। नेक्स्ट कुछ इसके अलावा कुछ गौण क्षेत्र हैं जैसे कि शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इस क्षेत्रों में अगर बात करें तो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कनारी द्वीप, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का तट, दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट, ये कुछ जो जोन है वहां पर मीठे पानी की या फिर हम कह सकते हैं इनलैंड वाटर का जो क्षेत्र है वहां पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो ये कुछ एशिया के जो देश है जहां पर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वहां पर भी मछलियां पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पूर्वी तट और न्यूजीलैंड के जो तट हैं वहां पर भी मछलियां पकड़ने का कार्य किया जाता है। कुछ स्थलीय क्षेत्र हैं जहां पर अगर बात करें तो नदियों या झीलों या तालाबों के अंदर भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो स्वच्छ जल का लगभग 16% जो है विश्व का वो इसी प्रकार की मछलियों का होता है। 84% जो मछलियां होती हैं वो खारे पानी के अंदर पकड़ी जाती हैं। यहाँ की क्या विशेषता है, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिला, हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। तो ज्यादातर यहाँ पर जो मछलियां पकड़ी जाती है वो जीवन निर्वाह यानी वह फूड के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो शीतोष्ण क्षेत्र, अगर इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं अपनी जठराग्नि यानी पेट की जो आग है उसको शांत करने के लिए किया जाता है। और जो शीतोष्ण क्षेत्र रहते हैं वहां पर बेचने के लिए मछलियों को पकड़ा जाता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस में 30 से 45%, पूर्वी एशिया में चीन, ताइवान, जापान, कोरिया में 35 से 50%, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान में 20 से 30% और बांग्लादेश में 75%, श्रीलंका की जो कह सकते हैं कि ये जो परसेंटेज है तो वहां पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मीठे पानी का जो क्षेत्र है वहां पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा मध्य अमेरिका झील और तालाब में इस प्रकार से मछलियां पकड़ी जाए। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर स्थलीय मछली क्षेत्र कहा जाए, यानी सागरीय क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है, झील या नदियों के माध्यम से मछलियों को पकड़ा जाता है। चीन की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान रखता है मछलियों के उत्पादन में। विश्व की लगभग 17% मछलियां, ज्यादातर जो मछलियां हैं वो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और अधिक जनसंख्या होने के कारण इसका अधिकांश मात्रा में उपभोग वहां पर हो जाता है। चीन के जो पूर्वी भाग है वहां पर इसकी काफी अधिक मांग है। क्या कारण है, तो समुद्री तट काफी कटाफटा है, ये कटाफटा है, सागरीय धाराएं यहाँ पर बहती हैं, ठंडी और गर्म जल धाराओं का मिलन होता है। इसके अलावा हांगो, यांगटी, शिक्यांग, शिक्यांग ये जो नदियां हैं इसमें भी मछलियां पकड़ी जाती है। यहाँ तक ये तो आपने चावल के जो खेत होते हैं, धान यानी चावल के खेतों में भी मछली का उत्पादन कर लेते हैं क्योंकि लगभग 40-50 दिन तक यहाँ पर पानी भरा रहता है। तो ये पूरे क्षेत्र हैं उत्पादन की दृष्टि से देखें। इसके अलावा प्रमुख जो क्षेत्र है दूसरे पेरू और चिली, जो हम्बोल्ट की ठंडी धारा के कारण दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत इस प्रकार की मछलियों के क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी जो तट है वहां पर भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। कारण क्या है, सागरीय धारा यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, वहां पर आपको काफी उथले यानी स्वेलो कोस्ट लाइन देखने को मिलती है और अधिक जनसंख्या के लिए डिमांड भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती है। जापान की बात करें तो 98% जो है यहाँ पर जो मछलियां हैं समुद्र से प्राप्त की जाती हैं। ये भी एक द्वीपीय देश है, सागरीय कोस्ट लाइन काफी ज्यादा कटी फटी है और ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है, इसलिए यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा थाईलैंड, भारत, रूस, नॉर्वे ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मछलियां पकड़ने का कार्य किया जाता है। अब कुछ समस्या भी है मछली उद्योग में, जैसे कि परभक्षियों की समस्या है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कह सकते हैं कि इन्हीं जीवों पर निर्भर कर रहते हैं, इन मछलियों को खा जाता है, तो इस प्रकार से मछली उत्पादन प्रभावित होता है। जल प्रदूषण के कारण मछलियों का जीवन थोड़ा सा संकट में पड़ जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण या सागर में तेल का गिरना वगैरह जो कह सकते हैं, जल प्रदूषण के कारण ये उद्योग प्रभावित होता है। कई बार समुद्री तूफान आने के कारण काफी मात्रा में मछलियां सागर तट पर फेंक दी जाती हैं और तड़प तड़प कर मर जाती हैं।
कोहरा जो है कई बार नुकसानदायक हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी प्रभावित होती है। जल परिवहन की अगर सुविधा ज़्यादातर क्षेत्रों में नहीं होती है तो वहाँ पर इस प्रकार का उद्योग संभव नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है लेकिन इसकी जो सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जो इस प्रकार के उद्योग को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से फिशिंग जो इंडस्ट्री है वो पूरे विश्व स्तर पर डेवलप हुई है। तो दोनों ही वीडियो को अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से इस इंडस्ट्रीज के बारे में समझ पाएंगे। और आई होप, आशा करता हूँ कि इसके अलावा आपको किताब खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।